नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल सांकला आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर रीजनिंग के काफ़ी अच्छे सवालों को देखने वाले हैं। जी हाँ, हम कुछ दिन यहाँ पर अब एग्ज़ाम है तो मिसलेनियस सवाल एक साथ सभी टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए, तो इस प्रकार से हम जो है सवालों को कर रहे हैं। कल भी आपने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया, आज भी हर सवाल का आप जो है बहुत अच्छे से आंसर देने की कोशिश करना। और शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से। एनालॉजी का है, जो संबंध यहाँ है वैसे ही संबंध यहाँ पर होगा। जल्दी से दिमाग लगाओ। तो संबंध यहाँ पर है GLOR, वही दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट याद कर लो, स्पीड होनी चाहिए तब जाके सिलेक्शन होगा। TW Q तथा K। दोस्तों यह 7 पर आता है, यह 12, 1, 5, 18 और यह 6, 10, 12, 14। तो यह -1, -2, -3, -4, यह माइनस हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4 करेंगे। यह 20 पर आता, यह 23 पर, यह 17, यह 11। अब कीजिए वही जो मैंने आपको बताया। जल्दी से कमेंट करो बच्चों, स्पीड से। -1, -2, -3 एंड -4, सो ऑन, आपको यही करना है। तो 20 में से 1 जाएगा 19, देन S यहाँ। 23 में से 2 जाएगा 21, देन U यहाँ। 17 में से 3 जाएगा 14, देन N। 11 में से 4 जाएगा 7, देन G। तो दोस्तों यहीं पे है SUNG। कहाँ? यह, ये U नहीं है, G नहीं है, U नहीं है, यही सही है। बोलो, कर पाओगे दोस्तों? अगला सवाल। ये तो हमने सेम सवाल अभी कुछ दिनों पहले आपको करवाया था। सेम सवाल, पूरा के पूरा इंफॉर्मेशन भी सेम है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इंग्लिश में। अरे बच्चों बहुत सिंपल है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। कमेंट करो, कमेंट करो। लड़कों की एक पंक्ति में रोहित की स्थिति ऊपर से 23वीं है। यह रैंक लिस्ट है। यहाँ पर रोहित भैया है, यह ऊपरी हिस्सा है और यह निचला हिस्सा है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर इसने कहा कि लड़कों की एक पंक्ति में रोहित की स्थिति ऊपर से 23वीं है, तो यह 23 है। और रमेश की स्थिति नीचे से 26वीं है। अरे वाह, इन दोनों को जोड़ा तो भी नहीं आएगा, वेट करो। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह 40 से ज़्यादा हो जाता है, कुल विद्यार्थी 40 ही हैं। अरे वाह, गजब का सवाल है। देखना, 40 यहाँ पर है। टोटल कितना बच्चों? 40 विद्यार्थी हैं। देखना, एक ही बार समझोगा मैं, 40 हैं। अब 40 में यह रोहित ऊपर से 23वां है। देखना, अगर यह 23 हो रोहित, अगर यहाँ पर यह रोहित हो, रोहित लिख लेता हूँ, चलो, यह 23 हो, तो 40 में से 23 घटाओ, 40 में से 23 घटाओ 17 आएगा। तो ध्यान रखें कि नीचे जो व्यक्तियों की संख्या है वह ये सब मिला के 17 है। 17।
तो दोस्तों टोटल यहाँ पर 40 हैं और 40 में से अगर यह 23 हटा देते हैं तो यहाँ पर यह 17 ही बचते हैं। और ध्यान रखें कि नीचे 17 ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ से रमेश नीचे से 26वां, तो इधर जाना ही पड़ा। रमेश को यहाँ ऊपर जाना पड़ा क्योंकि ये तो 17 ही हैं, तो ये 26वां है। अब देखना दोस्तों, यहाँ 26 है ना, यह 26 है, तो इस 26 में एक रमेश भी है, इस 26 में एक रोहित भी है, और इस 26 में ये 17 लोग भी हैं। हमको इस 26 में से यह नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। तो 26 में से रमेश, 26 में से रोहित एंड 26 में से 17, 17, 18, 19 घटा दो, तो यहाँ पर 7 आएगा। नहीं तो एक और तरीका है, बीच वाले निकालना हो तो टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के घटाओ, या फिर यहाँ पर सॉरी ये उल्टा वाला है, तो इसमें कहा दोनों को जोड़िए, उसमें से टोटल घटाइए एंड 2 यूं ही कम कर दीजिए। फॉर्मूला आप देखो, फॉर्मूले से तो जाना मुश्किल है क्योंकि सवाल चेंज तो फॉर्मूला चेंज, ये फॉर्मूला है, इसमें आंसर वही आएगा। देखना 23 और 26 को जोड़िए, 40 कम कीजिए, 2 यूं ही कम कीजिए, यह 9 और 49, 40 माइनस 2, 9 में से 2 गया, तो आंसर वही आया देखो। लेकिन वो किसी काम का नहीं क्योंकि सवाल चेंज तो फॉर्मूला चेंज, यही बेहतर होगा। कौन सा आरेख यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों जो सीमेंट, निर्माण सामग्री और पत्थरों में सही संबंध है? अरे वाह, सीमेंट अलग है, पत्थर अलग है। सीमेंट अलग चीज होती हैं, पत्थर अलग चीज होती हैं, लेकिन ये दोनों ही निर्माण सामग्रियां हैं, मतलब कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल की गई वस्तुएं। यह सीमेंट भी है, पत्थर भी है, दोनों अलग अलग निर्माण सामग्रियां है। देन यहाँ पर आपका आंसर जो है वह डी होगा, बिल्कुल डी ही होगा, 100% डी होगा। चलो यहाँ पर यह जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट करो सभी। रमेश ने कहा मोहन के पिता मेरे पिता है। रमेश ने कहा, इसका मतलब रमेश स्पीकर है। रमेश जो है वह स्पीकर है। रमेश ने कहा तो रमेश स्पीकर है, और मोहन के बारे में कहा तो मोहन भी है। अब वो क्या बोला ध्यान से सुनिए कि इसने कहा मोहन के, तो मोहन के पिता, देन ऊपर के पिता, देन और ऊपर यह। अब इसने कहा मेरे पिता है, तो इसका मतलब मेरे मतलब स्पीकर और पिता मतलब यहां निशान। अब इसको जोड़ना होगा, मोहन के पिता मतलब यह रमेश के पिता है। तो अब देखो केस 1 के निशान के नीचे रमेश, केस 1 कि यही रमेश हो, केस 2 कि इसका एक और बेटा हो वह रमेश हो। तो प्यारे विद्यार्थियों रमेश 2 केस बनेगा। निशान के नीचे रमेश आए तो हो सकता है निशान का जस्ट नीचे यही रमेश हो जो मोहन का पापा हो, या निशान के नीचे रमेश, इसका मतलब इसका कोई अन्य पुत्र वो रमेश हो, मोहन के पिताजी का भाई चाचा था वो हो। रमेश तथा मोहन के बीच का संबंध बताइए। अरे रमेश और मोहन के बीच में यहाँ पर पिता पुत्र हो सकता है, या यह पिताजी का भाई चाचा और भाई का पुत्र भतीजा, चाचा भतीजा हो सकता है। अगर ऐसा केस हो तो ये पिता पुत्र है, लेकिन अगर ऐसा केस हो तो चाचा भतीजा हो सकता है।
अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस नहीं होता तो ये लगाते, बट सूचना पर्याप्त है। यही आपका 100% सही होगा। आप कोई भी ये मत बताना यही, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 2 केस यहाँ पर पॉसिबल थे। एक बार और यहाँ पर आपके सामने रक्त संबंध का सवाल है। जल्दी से बनाओ, 1 मिनट का समय है। जल्दी से बनाइए दोस्तों, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। देखिए, अब हम एक और सवाल, रक्त संबंध के सवाल को हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान से सुनिए। संतानें मतलब यहाँ पर ये नहीं कि दोनों बेटे, हो सकता दोनों बेटे हो, दोनों बेटियां हो, एक बेटा और एक बेटी हो। P तथा Q जो है R की संतानें हैं। तो यहाँ पर यह R है और P और Q संतानें हैं। तो यह दोनों भाई, दोनों बहन, एक भाई एक बहन पता नहीं, संतानें हैं मतलब संतानें। R Q की माँ है, ठीक है। तो R माँ है तो फीमेल, और R Q की है तो R P की भी होगी। तो यहाँ पर ये संतानें हैं, तो ये R इन दोनों की माएँ हैं। बिल्कुल सही है। यह P जो है ना वो R की बेटी नहीं है। अरे वाह, P को R की संतान बोला तो P बेटा या बेटी होना तय है। P बेटा या बेटी होना तय है, बट P R की बेटी है ही नहीं, तो यह बेटा तय है। तो R तथा P के बीच में संबंध क्या है? अरे वाह, R ऊपर है, देन R माता है और P नीचे है, इसका मतलब P पुत्र है। तो यह आपस में संबंध है। तो इसने कहा संबंध नहीं है ना। R तथा P बाने हैं नहीं, R पिता है नहीं, R माँ है P की, R माँ है P की। बिल्कुल सही। ये माँ और पुत्र है, R माँ है और P उसका पुत्र है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का एक अच्छा सवाल आपके सामने यहाँ पर, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए दोस्तों। वही अल्फाबेट का यहाँ पर पोजीशन चाहिए होगा। जल्दी से, कौन कितने पर आता है? M A R B L E S और ये हैं P D U E O H V और यहाँ पर है गिन G I N। जल्दी कमेंट करो दोस्तों, स्पीड से, जल्दी। अब कौन कितने पर आता वह देखना पड़ेगा पहले। अंग्रेजी वर्णमाला में ये 13, 1, 18, 2, 12, 5, 19, ये 16, यह 4, 21, 5, 15, 8, 22। चेक कर लेना कहीं पर भी गलत नहीं लिखा हो। अब दोस्तों यहाँ पर ये +3 यहाँ, फिर +3, 18, 19, 20, 21, फिर +3, फिर +3। अरे वाह, मजा आया। इसका मतलब ये है कि जो लेटर जिस जगह पर है उन सभी में प्लस का 3 किया हुआ था, सभी में। तो हम भी यहाँ पर +3 करेंगे दोस्तों। तो ये 7 है, 9 है, 1 4 है, 7 और 3 10, 10 यहाँ पर, देन J यहाँ, 9 10 का 12, 12 यहाँ पर, देन L और यह 17, देन Q। तो 7 और 3 10, J शुरू होगा, J नहीं है, नहीं है। 12 पे L नहीं है, यही
सी आंसर है। चलो आगे बढ़ो। यही मिसिंग नंबर का सवाल है। लॉजिक बताइए। सभी विद्यार्थी लॉजिक बताएंगे क्या होगा। जल्दी से लॉजिक बताओ। चलिए प्यारे विद्यार्थी, यहां पर आप सभी ध्यान से समझना। यहां पर आपको बताना होगा कि यहां पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। और ज्यादातर 99% जिधर बड़ी संख्या होती है लॉजिक उधर चलता। तो इधर बड़ी संख्या है तो ये इधर चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन कभी कभी चल भी सकता है, क्या पता। छोटी छोटी तो छोटी, बड़ी बड़ी तो बड़ी। तो दोस्तों देखना, आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों का आप गुणा कीजिए और फिर यह घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। कैसे? 6 × 7 42 और 42 में से 3 घटा दो। सेम यहां पर भी है, इसका गुणा कीजिए, ये घटा दीजिए। मतलब 9 × 8, 9 8 72 -2। सेम यहां पर भी गुणा करेंगे, ये घटा देंगे, ये आ जाएगा। कैसे? 8 × 5 8 5 40 और यह 40 है, -1 यहाँ, देन 39। 8 5 40 में से 1 जाएगा 39। यही होगा ना। मिसिंग नंबर का काफी अच्छा सवाल था। यह सवाल सॉल्व कीजिए। जल्दी। दोस्तों यहां पर यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। आपको यहां पर पहले P का मतलब, Q का मतलब, R का मतलब, T का मतलब दिया हुआ है तो पहले चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको यहां पर बोर्ड मास लगाना होगा। तो P का अर्थ यहां पर डिवीजन है, Q का अर्थ यहां पर गुणा है, R यहां पर प्लस है और T यहां पर माइनस है। तो 90 यहां, डिवीजन 2 प्लस का 5 गुणा 4 माइनस का 5। बोर्ड मास बोलता है सबसे पहले भाग करो फिर गुणा करो। तो 90 भाग 2 प्लस का 5 गुणा 4 माइनस 5। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, ये 45 आ जाएगा। तो दोस्तों भाग हो गया। अब गुणा करेंगे ना, बोर्ड मास यही बोलता है। ये 20 यहाँ, -5 यहाँ। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। 65 - 5 तो 60 आएगा। तो ये 45, वह 20, यह जोड़ा 65 और उसमें से 5 घटाने पे 60 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सिंपल सीरीज, अल्फाबेट याद करने से हो जाएगा। जल्दी बताओ। हमने भारी सवाल भी कर रखे हैं, आसान भी, दोनों ही प्रकार के। तो जो भी आए उसको बस स्पीड से खत्म करो। ये नहीं देखना कैसा आ रहा, स्पीड से खत्म करो। देखते ही बाकी सब बातें फालतू की, सवाल आते ही स्पीड से सॉल्व करो, बस यही हमको चाहिए। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख दें तो फायदा हो सकता है। AF CC EZ GW, यह 1 3 + 2 था, 5 फिर +2, फिर यह 7 फिर +2 देन यहाँ पर 9, देन I। तो I कहाँ है? नहीं है।
यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यही सही होगा। और जब ये सही होगा तो पीछे टी आएगा। अब देखो टी आता कि नहीं आता, देखना बच्चों। यह 6 -3 देन 3 फिर -3। अल्फाबेट में 0 का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट में 0 आ गया मतलब 26 आ गया, मतलब Z आ गया। तो यह 26 आ गया। 3 कम मतलब 0 आ गया। और फिर यहाँ पर 3 कम देन 23 आ गया। फिर यहाँ पर 3 कम देन 20 आ गया। और 20 पे यहाँ पर टी आ गया। बिल्कुल सही है, चलता रहेगा, अल्फाबेट चलता रहेगा। चलो आगे बढ़िए दोस्तों। यहाँ पर यह बिल्कुल सही था। ये तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सवाल है जो भी बोला जाए आपको वैसा ही बोलना पड़ेगा, चाहे कैसा भी बोलने के लिए कहे। आदमी को लकड़ी, सॉरी आदमी को लकड़ी नहीं, आदमी को लड़की, लड़की को औरत, औरत को लड़का, लड़का को नौकर, नौकर को असभ्य कहते हैं। तो रेस्टोरेंट में काम कौन करेगा? रेस्टोरेंट में काम करने वाला नौकर होगा। रेस्टोरेंट में काम करने वाला नौकर होगा, बट नौकर को असभ्य बोला है। नौकर को क्या बोला है? असभ्य। यही आपका आंसर है। रेस्टोरेंट में काम करने वाला देन वह नौकर, एंड क्योंकि वह नौकरी कर रहा है इसलिए तो वह नौकर होगा। जो नौकरी करता है वह नौकर होता है। तो दोस्तों यह रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहा है तो वो नौकर होगा, और नौकर को यह असभ्य कहते हैं। तो हमको भी ये कोडिंग रिकॉर्डिंग है, जिसको जो जैसा बोला जाएगा जिस भाषा में, हमको भी वैसा ही बोलना होगा। यू वी और डब्ल्यू का भाई है। अरे वाह, रक्त संबंध। जल्दी से दोस्तों, यू जो है वी और डब्ल्यू का भाई है तो यू प्लस, एंड वी और डब्ल्यू का भाई है तो वी और डब्ल्यू क्या, दोनों भाई दोनों बहनें, एक भाई एक बहन? नहीं पता दोस्तों, नहीं पता, नहीं पता। यू वी और डब्ल्यू का भाई है, यस सर। एक्स डब्ल्यू की माँ है। अब देखो यहाँ पर एक्स अगर माँ है तो एक्स ऊपर, एक्स माँ है तो फीमेल। और एक्स अगर डब्ल्यू की माँ है तो एक्स इन तीनों की माँ होगी। बिल्कुल सही है। एक्स जो है वह इन तीनों की माँ होगी। ये वाई यू के पिताजी हैं। वाई अगर यू के पिताजी हैं तो यू के ऊपर आएंगे, और वाई अगर यू के पिताजी हैं तो वाई इन तीनों के पिताजी, और इन तीनों के पिताजी और इन तीनों की माँ आपस में पति पत्नी। तो दोस्तों इसने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा। वाई यू का कौन है, इसका मतलब वाई का यू से रिश्ता पूछा है। वाई यू का कौन है, सॉरी वाई वी का कौन है, वाई वी का कौन है ये पूछा है। वाई वी से किस प्रकार, क्योंकि वाई वी का कौन है, इसका वाई का वी से, तो वी से रवाना हो जाओ, एंड वी से यह कौन है, वाई कौन है, वाई वी का कौन है, अरे ऊपर देन पिता। तो वाई वी से किस प्रकार संबंधित है, देन यह पिताजी हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पिताजी हैं। दोस्तों यह वर्ड फॉर्मेशन अल्फाबेट में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब यहां पर इसने बोला कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल सा है प्यारे विद्यार्थियों की, जो लेटर्स इसमें हैं अगर उसी का इस्तेमाल करोगे तो बनेगा। जो लेटर्स इसमें हैं अगर आप उसी का इस्तेमाल करते हैं तो बनता है, और जो जितनी बार है उतनी बार या कम बार इस्तेमाल करोगे तो बनेगा। लेकिन जो लेटर्स इसमें है ही नहीं उसका इस्तेमाल कर दिया तो फिर नहीं बनेगा। और अगर ज़्यादा बार इस्तेमाल किया किसी अक्षर का तो भी नहीं बनेगा। हाँ, ज़्यादा बार तब कर सकते हैं जब इसमें भी ज़्यादा बार वो अवेलेबल हो। जैसे आई यहाँ पर है, 2 बार है तो 2 बार इस्तेमाल करो, 1 बार मत करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। देखना प्यारे विद्यार्थियों,
तो कौन सा नहीं बनेगा? इसका मतलब 3 तो बनेंगे, इसका मतलब 3 बनेंगे। एग्जामिन, EXAMIN, अरे वाह, इसमें तो ई है ही नहीं। ई एग्जामिनेशन में ई एक ही बार, आपने 2 बार इस्तेमाल किया, ये नहीं बनेगा। और जो नहीं बनेगा वही पूछा, इसलिए यही सही। इसका मतलब ये सब बनेंगे। यह देखना, टन, TON और ई बनेगा। नोट, NOT और ई बनेगा। नेशन, NATION बनेगा, बिल्कुल। तो यहाँ तो ऑप्शंस ए ही था जो नहीं बनेगा, क्योंकि ई एक ही बार था और आपने ई का 2 बार इस्तेमाल किया। जल्दी से बताओ क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। जल्दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी अच्छा सवाल है। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। यह +10 है, प्लस का यहाँ पर 20, यहाँ तो फिर प्लस का यहाँ पर 30, देखते हैं, चेक करते हैं। प्लस का 40, 5, ठीक है, तो फिर यही ठीक है, यही ठीक है। 10 जुड़ा था, फिर 20 जुड़ा है, फिर 30 जोड़ेंगे, फिर 40 जोड़ेंगे, तो आपका आंसर 85 आया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। यहां पर इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना मतलब डिक्शनरी अरेंजमेंट है। इसका मतलब इंक्रीजिंग, इसका मतलब है बढ़ते हुए, जिसका एक और नाम है आरोही क्रम। ये जो लेटर्स हैं इनको आपको आरोही क्रम में जमाना, मतलब बढ़ते हुए। शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार मतलब बढ़ते हुए। तो सभी का फर्स्ट लेटर ओ है, हटा दो। फर्स्ट सैम है तो फिर अगला डिसाइड करेगा ना भाई, बहुत किए हैं। अब U 21 पर आता है, V 22 पर आता है, तो पहले ये दोनों सेट होंगे, क्योंकि दोस्तों U छोटा है, V बड़ा, UVWXYZ U। अब इन दोनों को सेट करना पड़ेगा पहले। तो UT सैम है, तो UT सैम है, तो C छोटा है, R बड़ा है, तो ये पहले C छोटा वाला फिर R बड़ा वाला, मतलब पहले B फिर A, पहले B फिर A। ये तो तीनों दोनों सेट हो गया। अब इन तीनों को देखिए। अब यहाँ पर V सब में सैम है, तो V सैम है, तो अगला E और A में से छोटा A वाला, देन E। यस सर, यह A वाला आएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इन दोनों को सेट करें, क्योंकि A तो छोटा था तो गया। अब दोस्तों ऑप्शंस को उड़ाएं तो B नहीं है, ऑप्शंस को उड़ाएं तो B नहीं है, यहाँ E नहीं है, तो यही ठीक है। और आप चाहें तो अब बचा के इतना कर लो इसको। यहाँ पर ERT गया, तो A छोटा, U बड़ा, तो पहले D फिर C, और ये तो हमने पहले ही लगा लिया। देखो ऑप्शंस पे हमने ध्यान रखा और हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम सवाल मेरा रीजनिंग का, विच वन इज एन ओड वन? क्लासिफिकेशन यहाँ आ रही, ये तो वही सैम सवाल कॉपी में जो आपको ऑफलाइन में करवाए या ऑनलाइन, सैम सवाल, संख्या चेंज है, सैम सवाल है दोस्तों, जल्दी बताइए। सैम टू सैम सवाल। तो देखो यहाँ पर इसने इसको पलटा है, 1221, 5775, 3443, बट यहाँ नहीं पलटा है। ऑप्शन सी जो है वह आपका अलग होगा। बताइए किसी को दिक्कत है? तो ऑप्शन सी जो है वह आपका अलग होगा, मतलब सब पलटा। विषम का मतलब अलग से है, यहाँ पर ये नहीं कि 2 का भाग नहीं जाता। भिन्न पहचानिए, विजातीय, अलग कौन सा है? तो यहाँ पलटा है, फिर पलटा, फिर पलटा, बट यहाँ नहीं पलटा, यही अलग है। तो आई होप कि जितने भी मैंने सवाल करवाए सब समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद सभी को। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, मॉक के हिसाब से हैं, इसलिए अपन ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। अपन यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा सेगमेंट चाहे जो हो आप लोग अपना बेहतर दें। आई बात सुन में, अच्छे सेगमेंट के साथ में आप लोग जो है बेहतर से बेहतर यहाँ पर अपना प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा। बात करें यदि तो ध्यान देना, पहले सवाल की चर्चा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि भाई अपन कुछ एक टॉपिक को रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे पिछले हमने वीडियो में देखा था कि भाई भारत में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने नागरिकों के अधिकारों की बात करी थी। कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो थे में तो भाई साहब 7 थे। 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से? ठीक है, लेकिन वर्ष 7 तो चलो संपत्ति का मौलिक अधिकार अपन ऐसे ही देख लेंगे। टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में है कितने? वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, फिर एक नाम आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। कौन कौन से हो गए? तो एक तो समानता का अधिकार, एक हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, एक हो गया आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और एक हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ए लिखिएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अलग अलग सारे अधिकार हैं। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो यहाँ देखिएगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ये है आपके 19 से 22, यह है अनुच्छेद 23 से 24, यह है अनुच्छेद 25 से 28, और यह है 29 से 30, और यह है अनुच्छेद 32। यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 32। तो यहाँ पर आपके ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। पहले कितने थे? 7। कौन सा हटाया? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, संपत्ति का मौलिक अधिकार। कौन सा? संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है ये हटाया गया। किस अधिकार के द्वारा? तो ये हटाया गया आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इतना क्लियर है आप सभी के? नेक्स्ट देखिएगा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाता है? द राइट टू हियर अबाउट फंडामेंटल राइट इज गिवन टू फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग? किसे दिया जाता है? इनमें से किसे दिया जाता है? चलिए, मोबाइल ऑन रह गया था। गिरिराज जी महाराज के प्रवचन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ध्यान देना, अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में।
इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? तो इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट करेगी, सॉरी आपके सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक आता है आपके जुडिशियल रिव्यू। ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये कहाँ पर मेंशन है? तो ये आर्टिकल 13 में मेंशन है। 13 में जुडिशियल रिव्यू मेंशन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? अगला क्वेश्चन क्या है आपकी? मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? चलिए ध्यान देना। बात करें यदि मोहम्मद गौरी की कि ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो ये यामिनी डायनेस्टी से बिलोंग करता, या संशबनी, तो ये संशबनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कौन सी डायनेस्टी से? संशबनी। बेसिकली अगर अपन बात करें संशबनी डायनेस्टी के बारे में तो समझना, मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी जो है इसके भारत में लड़े गए युद्ध कौन कौन से थे? तो इसके जो फेमस युद्ध आते हैं, जैसे 1175 इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। कहाँ अटैक किया था? मुल्तान आक्रमण। इसके बाद में बात करें यदि तो अगला आता है 1191, या उससे पहले 1178 आबू देलवाड़ा का युद्ध। आबू देलवाड़ा का युद्ध, आबू देलवाड़ा युद्ध। इसके बाद में आता है 1191 बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। और फिर आता है 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। ये इसके भारत में लड़े जाने वाले प्रमुख युद्ध हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संशबनी। यामिनी वंश से कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं आज की, और क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के लिए। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज फेमस लैगून लेक चिल्का लोकेटेड? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। ध्यान देना, यहाँ पूछ रहा है चिल्का किस राज्य में है, तो चिल्का जो है ये कौन से राज्य में हो जाएगा? उड़ीसा में। आई बात समझ में? आंध्र प्रदेश में आपको पता हो तो एक फेमस झील आती है, और आंध्र प्रदेश की फेमस झील कौन सी है? पुलिकट। कौन सी आती है? पुलिकट। और वहीं बात करें तो आपकी और कौन सी झील आती है? तो एक आती है कोलेरू। कौन सी आती है? कोलेरू। डन। चलिए, लेगून का मतलब होता है ऐसी झील जो कि समुद्र के किनारे हो, तटीय क्षेत्र में। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 5, 2 सवाल और बचे हैं, फटाफट से जो है उत्तर देना शुरू करो। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड्स फेमस सॉल्ट वाटर लेक सांबर इज लोकेटेड? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए।
चलिए, तो ध्यान देना, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील जो सांबर है, ये कौन से राज्य में है? तो सांबर कहाँ हो जाएगी? राजस्थान में। ऐसे याद रखना, गुजरात में कौन सी है? नल सरोवर। गुजरात में कौन सी है? नल सरोवर। और ये जो नल सरोवर है ये कहाँ है? गुजरात में। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, अंतिम सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, फटाफट से ही इस सवाल का जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकटाक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र और हुसैन सागर झील कर्नाटक। चलिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हुसैन सागर झील जो है ये आपके कर्नाटक में नहीं है। बाकी लोनार महाराष्ट्र में है, ये सही है। इसके बाद में सांबर राजस्थान में सही है। लोकटाक मणिपुर में ये सही है, और जो कि पूर्वोत्तर भारत की क्या आती है? सबसे बड़ी झील आती है। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टीज रूलिंग ओवर दिल्ली? गुलाम, खिलजी, लोदी, सैयद और तुगलक। चलिए, जल्दी से बताइएगा। ध्यान देना, कौन सा क्रम जो है इनमें से सही है या कौन सा सही नहीं है, तो इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहला कौन सा आता है? गुलाम। इसका समय कौन सा आता है? तो इसका समय आता है 1206 से 1290। दूसरा आता है खिलजी, 1290 से 1320। तीसरा आता है तुगलक, 1320 से 1414। 1320 से 1414। और चौथा आता है आपकी सैयद, 1414 से 1421, 51 सॉरी। और लोधी आता है 1451 से 1526। और हर एक का अलग अलग संस्थापक आता है। जैसे पहले वाले का कौन है? कुतुबुद्दीन। दूसरे का खिलजी का कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। इसका कौन हो जाएगा? आपकी बेलोल लोदी। बेलोल लोदी, लोदी वंश का। फिर इसके बाद में बात करें तो सैयद वंश का कौन हो जाएगा? अब जो है खिजर खां। खिजर खां। और तुगलक वंश का कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपकी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, तो आज के सवालों को अपन यहीं विराम देते हैं। और इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 1, 2, 5, 1, 2, 5 ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद सभी को। राधे राधे सभी को, जय श्री राम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनों के साथ साथ अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, आप सभी के लिए कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट नंबर 2 मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। आई होप आप सभी ने जो कल का मॉक है, मॉक नंबर 1, वो बहुत शानदार तरीके से दिया होगा। जितने भी वाई ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं सभी आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, है ना। करीब 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए करवा रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं मेरे दोस्त आज की क्लास का सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। मेरे दोस्त, ये प्रश्न कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 20, 30 और 50% बढ़ा दिया गया, तो अंततः त्रिभुज के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मेरे दोस्त, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जैसे मैंने कल लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था वो एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करवाए थे। तो अभी आप सभी को जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की जा रही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मैं जो साइड से उसका अगर मैं बढ़ा दूं, अगर आप बात करते हैं 20% बढ़ाने की, तो मेरे दोस्त इसका मतलब पहले आप 100 लिखेंगे और फिर उसको आप 120 लिखेंगे।
उसके बाद उसने बोल दिया सर आप अगर 30% बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 लिख सकते हैं और यहाँ 130 लिख सकते हैं। उसके बाद उसने कहा सर 50% बढ़ा दो, तो मैंने यहाँ पर 50% बढ़ा दिया, यानी 100 का 150 लिख दिया। चलिए 0 से 0 को हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है जी। तो उसने क्या कहा है, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, जितनी भी भुजाएं उन सभी का टोटल कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10, 20 और 30, टोटल मिलाकर कितना हो गया 30। यहाँ पर अगर हम लोग टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा 15 और 15 30 और 10 कितना हो गया 40। तो आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं कितने % की वृद्धि हो रही है भाई, 10 की, कहाँ से, 30 से और मल्टीप्लाई बाई 100। सो 1/3 का मतलब हो गया 33 1/3%। सो मेरे भाई आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सर लेवल का क्वेश्चन है तो क्या किया जाए, क्वेश्चन को सॉल्व ही करेंगे मेरे दोस्त, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी कहानी मैं आप सभी को इसके अंदर हिंट कर देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये समबाहु त्रिभुज यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या रहेगी मेरे भाई, बराबर रहेंगी, इक्वल रहेगी। तो आप सभी देख सकते हैं पहले सभी भुजाएं 10 10 10 दिखाई दे रही है, इसलिए आप इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। अब भुजाएं इक्वल नहीं है क्योंकि किसी में कुछ बढ़ा है, किसी में कुछ, और अगर सभी में सेम बढ़ाया होता तो मेरे भाई इधर भी सब सेम होता और इधर भी सब सेम होता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर सभी में सेम बढ़ाते तो परसेंटेज भी सेम ही होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और आप सभी के लिए आ चुका है। वो प्रश्न कहता है कि मुझे HCF फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिएगा एक फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आप सभी को क्वेश्चन दे दिया है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में आप सभी को क्वेश्चन दे दिया है और वो है 2/3, 4/5 और ये हो गया 7/8। फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया और आप सभी को पूछ लिया मेरे दोस्त बताओ HCF कितना होगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। जब कभी फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन पूछे और अगर आपको LCM पूछे तो ऊपर दिए गए नंबरों का हम लोग क्या निकालते हैं, LCM, और नीचे दिए गए नंबरों का हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। उसी प्रकार इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी से HCF पूछ लिया गया है, तो दोस्तों ऊपर वाले दिए गए नंबरों का HCF निकालेंगे, किसका, 2, 4, 7 का, और आप सभी LCM किस किस का निकालेंगे, तो 3, 5, 8 का आप लोग LCM निकालेंगे। बस इतनी सी कहानी। चलिए तो मैं काम करता हूं, पहले LCM निकाल लेता हूं, किस किस का निकालेंगे, 3 का, 5 का, 8 का। मेरे साथ साथ आप सभी भी इस प्रश्न को सॉल्व करते रहे और कमेंट भी करते रहे, ठीक है जी। चलिए यहां पर देखते हैं यहाँ कितना हो गया 3, 5 और कितना आ गया 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3, 5 और कितना आ गया 2, अगेन डिवाइड करेंगे 3, 5 और आ गया 1, 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 5 3 जा 50, 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120। सो माय डियर LCM कितना हो गया 120। अगर हम लोग इसकी बात करें इसका HCF कितना होगा, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एक प्राइम नंबर है मेरे दोस्त, ये 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। अगर एक सिंगल नंबर प्राइम नंबर आ जाए सो देयर इज HCF इज ओनली 1। तो ध्यान रखिएगा इसलिए मैंने उसका LCM निकाल दिया। तो यहाँ पर अगर कोइंसिडेंट देखे ऑप्शन नंबर बी में ही केवल ऊपर की तरफ 1 था तो आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट जितने बच्चे देख पा रहे हैं मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार का प्रश्न, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कल भी मैंने एक बार का प्रश्न करवाया, क्या पता इस बार आप सभी से पूछ ले। तो मैं आप लोगों के लेवल का एक क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे ही आप बार हटाएंगे तो डिवाइड बाय 99 आएगा, प्लस में 22 एंड डिवाइड बाय 99 आएगा, और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें सो मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। चलिए LCM लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 99 और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 33 और अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। डन, क्योंकि बार हटाते हैं तो ध्यान रखिएगा डॉट के बाद में जितने नंबर पर बार है उतने जितने डिजिट पर बार है उतने डिवाइड में 9 आएंगे, और जितने नंबरों पे बार नहीं, जितने डिजिट पर बार नहीं, उतने 0 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बार था तो मैंने 9 लिख दिया, इसको इससे काटा 3 टाइम्स और 3 को 3 से काट दिया। सो योर फाइनल आंसर विल बी 1। ऑप्शन नंबर सी उस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये एक साधारण ब्याज यानी SI का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, है ना। तो शुरू करते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है यानी इंटरेस्ट, वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का 1/9 है, ठीक है। सो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 के, है ना, 1/9 के बराबर। क्वेश्चन पूछा है यदि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों इक्वल दिया हो, यदि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों इक्वल है, सो माय डियर दोनों को मैं x के बराबर कर दूंगा।
तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो चलिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी टी आर और डिवाइड बाय 100। मुझे बताइए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है भाई, 1। मुझे बताइए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 9। और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम रख देंगे। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 डिवाइड बाय 9 और ऊपर क्या लगा देंगे, रूट। सो ये हो गया 10, ये हो गया 3। सो योर आंसर विल बी 3/3%। ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम तुक्काराम बीड़े, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आप लोग देखते हैं याद आ जाना चाहिए कि ये तो सर ने काफी बार करवा दिया है, इस टाइप का प्रश्न तो छोड़ने का नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विपिन शर्मा किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसे 800 रुपए ज्यादा में बेचता तो 7% का लाभ होता। तो अगर कोई आर्टिकल 100% का है, आप अगर उसे 9% लॉस में बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आप उसे 7% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो मैं कहता हूं 9 और 7 मिलाकर कितना हो जाएगा, 16। तो आपको पता है कहीं ना कहीं उसको वो 16% ज्यादा में बेच रहा है, तो 16% का डेटा किसके बराबर हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। वहीं 1% का डेटा किसके बराबर हो जाएगा, 800 और डिवाइड बाय कितना हो गया, 16। और अगर आप सभी को 100% फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए 16 5 80, यानी योर डेटा विल बी 5000, योर डेटा विल बी 5000 ओनली। बोलो क्लियर। तो प्रारंभिक क्रम मूल्य कितना था भाई, 100% था, जो कि कितना हो गया, 5000। वेरी सिंपल हो गया, मोए मोए। तो ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसने कहा है अगर मैं 9% हानि की बदले अगर मैं उसको 7% प्रॉफिट पर बेच देता हूं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट वो कहीं ना देख रहा है भाई, 16% का डिफरेंस 800 के बराबर, 1 का वैल्यू 800/16 और अगर 5 का वैल्यू देखना है 100 का वैल्यू तो 5000 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन है। बोला है एक किसी काम का आधा भाग जो है वो 5 दिनों में करता है। यार ऑब्वियस सी बात है, पूरा काम 10 दिनों में करेगा, है ना। ए अगर हाफ वर्क जो है वो 5 डेज में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, 5 दूनी 10 दिनों में करेगा, दैट्स इट। बी जो है वो 3/5 वर्क जो है वो 9 डेज में करता है, तो पूरा काम कब करेगा, तो आप क्या करेंगे, 3 को इससे काट देंगे, 3 3 9 और 5 3 कितना बना देंगे दोस्तों, 15। फिर उसने कहा है सी जो है वो किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। मैंने कहा इस 2/3 को 8 के बराबर करेंगे, 2 से कट करेंगे 4 एंड 4 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो कहीं ना कहीं सी जो है वो भी कहीं ना कहीं 3 4 से कितना हो गया, 12, वो 12 दिनों में करता है। तीनों का अगर मैं एलसीएम की बात करूं, सो माय डियर 60, 6 4 और 5 डन। बोला है तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं, 6 और 4 10 और 5 कितना हो गया, 15 और 15 चौके कितना हो गया, मैंने कहा 15 चौके कितना हो गया, 60। यानी वो मेरे दोस्तों 4 दिनों में जो है उस कार्य को क्या कर देगा मेरे दोस्त, फिनिश कर देगा। तो ध्यान रखिएगा ये टाइम एंड वर्क का एक अच्छे लेवल का प्रश्न है ना। छोटे मोटे तो आप सभी प्रश्न कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, दूसरी बार फिर से मौका मिला है। तो टाइम एंड वर्क में मैंने आप सभी को एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे दिया दोस्त। कौन सा क्वेश्चन दे दिया, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे दिया दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार किए है ना, जो इसकी मैं बात कर रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी ने बहुत बार किए हैं। इसने कहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए जो है वो किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। और इसने क्या कह दिया, बी 9 दिन तक काम करता है। मैंने कहा दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। तो दोस्तों 20 के टेबल में 63 टाइम्स, 12 की टेबल में 5 टाइम्स। उसने कहा है कि बी यदि 9 दिनों तक काम करे, यानी बी एक दिन में 5 गुलाब जामुन खाता है, 9 दिनों तक कितने खाएगा, 9 पंजे 45 गुलाब जामुन खा लेगा। सो द रिमेनिंग वर्क विल बी रिमेनिंग काम जो है वो कितना है भाई, 15 काम है। तो रिमेनिंग बचा हुआ काम ये कितने दिनों में करेगा, वो 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। सो कितना काम कर लेगा, 5 डेज में उस काम को फिनिश कर देगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए दोस्तों, जो आप लोगों के वाई ग्रुप के मॉक 2 की अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जितने क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं मैं आप सभी को मॉक 2 में मैं लेकर आया था, और ऐसे ही ये कारवा चलता रहेगा। प्यारे प्यारे से सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। एमसीक्यू बैच में भी आप लोग बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ये मेरी उम्मीद है, और इस उम्मीद पर आप तभी खरे उतर सकते हैं जब आप बहुत मेहनत करेंगे। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल सक्सेस के लिए एक ही मंत्र है, वो है मेहनत। मेहनत में कमी रखी तो ध्यान रखना सिलेक्शन में कमी है, और मेहनत अगर मन लगा के करी, आपने अपनी बियॉन्ड द एनर्जी अगर काम किया तो 100% आप सभी जो है वो वाई ग्रुप में सिलेक्शन लेंगे। चलिए, यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और जय हिंद सभी को।